हेलो एवरीवन। तो जो आज पहला कंपोनेंट हम स्टार्ट करेंगे वो है इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी को हम पहले स्टार्ट करते हैं, शाम तक आपको लेक्चर इकोनॉमिक्स का भी आ जाएगा। इंडियन पॉलिटी की अगर हम बात करें, पहली बात, इंडियन पॉलिटी का फादर कौन है ये बात मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साइड में। हु इज़ नोन एज अ फादर ऑफ पॉलिटी, ये याद रख लेना आप। एरिस्टोटल को कहा जाता है फादर ऑफ पॉलिटी। पॉइंट नंबर 1, ये थी पहली बात। अगर हम बात करें इंडियन पॉलिटी की, इंडियन पॉलिटी को सिर्फ 3 चीज़ों में पढ़ा जाता है। अगर ये 3 चीज़ें आपको समझ में आ गई, समझो इंडियन पॉलिटी सारी की सारी ख़त्म। पहली क्या चीज़ है? पहली चीज़ है जो हमें इसमें पढ़नी है, दैट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। दूसरी चीज़ जो हमें इसमें पढ़नी है उसको हम कहते हैं लॉज पास्ड बाय पार्लियामेंट, and the third thing is rules and notifications। ठीक है, ये 3 चीज़ें हैं जिस पे पॉलिटी बेस है। अगर ये 3 चीज़ें हमें समझ में आ गई, हमारी पॉलिटी ख़त्म। अगर हम बात करें पहले कॉन्स्टिट्यूशन की बात, कॉन्स्टिट्यूशन में हमें क्या पढ़ना है? जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन में हम पढ़ते हैं फंडामेंटल राइट्स के बारे में। कॉन्स्टिट्यूशन में हम पढ़ेंगे DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में। इसी में हम पढ़ेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में। इसी में हम पढ़ेंगे पार्लियामेंट के बारे में। यहाँ पे हम पढ़ते हैं जुडिशरी के बारे में, इलेक्शन के बारे में। दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो हमें इस फेज़ में पढ़नी है। ये हमारा फेज़ नंबर 1 चलेगा कुछ टाइम के लिए। अगर बात करें हम लॉज पास्ड बाय पार्लियामेंट, इसमें हमें क्या पढ़ना है? इसमें हमें कुछ बिल्स पढ़नी पड़ती है जो पार्लियामेंट पास करती है, जैसे कि आधार बिल होती है। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें चाइल्ड लेबर बिल पास की गई है, जैसे मैटरनिटी बिल है वो पास की गई है। ये जो भी बिल्स पास करता है पार्लियामेंट वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। और जो ये लॉज पास करते हैं पार्लियामेंट, ये कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी मेंशन नहीं होते हैं। ठीक है, ये बाद में इशू किए जाते हैं। और अगर हम बात करें रूल्स एंड रेगुलेशंस की, जो कि तीसरा कंपोनेंट है इंडियन पॉलिटी का, इसमें हम क्या पढ़ते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे समझाता हूँ इस पॉइंट को इस तरीके से। आज कोरोना वायरस चल रहा है, किसी एक एरिया को कर दिया गया रेड जोन। ये एरिया जो है ये रेड जोन है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शाम को ही नोटिफिकेशन निकाल देती है कि इस एरिया को बिल्कुल सील किया जाएगा, यानी इस एरिया में ना कोई आ सकता है ना कोई जा सकता है। सारे एंट्री एग्जिट पॉइंट बंद किए जाते हैं एक्सेप्ट एसेंशियल सर्विस। यानी वो नोटिफिकेशन जो निकली हुई थी इस एरिया के लिए, एक तो ये निकली अचानक से सडनली, दूसरी चीज़ है टेम्परेरी टाइम के लिए। रेड जोन खत्म, ये नोटिफिकेशन भी उसी के साथ खत्म की जाएगी। ये थे 3 कंपोनेंट जो हमें टोटली पढ़ने। अब इसमें से अगर हम बात करें पहले कंपोनेंट की, जो जिसको हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, हम उठाते हैं इसी कंपोनेंट को। इस सारे को पहले मैं कर देता हूँ रब। कॉन्स्टिट्यूशन पहला कंपोनेंट जो हम इंडियन पॉलिटी में पढ़ेंगे और इसको हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या हुआ? पहले हम इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं सिंपली। कॉन्स्टिट्यूशन इज ए सुप्रीम law of land, and this supreme law of land enjoys लीगल सेंटिटी। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन की सिंपल डेफिनेशन, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड है विच एंजॉय स्पेशल लीगल सेंटिटी। इसका मतलब यहाँ पे 2 फ्रेज हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन से? सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड एक फ्रेज, और दूसरा फ्रेज सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड के अलावा कौन सा है? इट इंजॉय स्पेशल लीगल सेंटिटी। ये 2 फ्रेज मिला के बनता है कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये फ्रेज नंबर 1 क्या है
और ये दूसरा क्या है, इनको हम डिफाइन करते हैं। फ्रेज नंबर फर्स्ट, अगर मैं इसकी एक्सप्लेनेशन दूं, देखिए हमारे इंडिया में एक हायरार्की सिस्टम है जिसमें टॉप पे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन है। टॉप पे कौन है, कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन के बाद जो होता है उसको हम कहते हैं लॉज पास्ड बाय पार्लियामेंट। एंड थर्ड नंबर पे कंसिडर किया जाता है रूल्स एंड नोटिफिकेशंस जो इशू करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टाइम टू टाइम। अभी हमने ये तीन चीज़ें देखी, यानी फर्स्ट नंबर पे अगर हम बात करें कौन सी चीज़ आ गई, कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। दूसरे नंबर पे कौन सी चीज़ आ गई, लॉज पास्ड बाय पार्लियामेंट। तीसरे नंबर पे कौन सी चीज़ आ गई, रूल्स एंड नोटिफिकेशंस इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम टाइम टू टाइम। अब यहाँ पे इस सीक्वेंस के हिसाब से भी अगर हम देखें, यहाँ पे सबसे टॉप पे कौन है, कॉन्स्टिट्यूशन। अब जब सबसे टॉप पे कॉन्स्टिट्यूशन है, इसका मतलब इट इज़ द सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड, सिंपल। जो फ्रेज नंबर फर्स्ट था इसका यही मतलब था। अगर हम फ्रेज सेकंड की बात करें, सेकंड फ्रेज क्या है, इट एंजॉयज लीगल स्पेशल सेंटिटी। हाउ, फॉर एग्जांपल सपोज करता हूँ मैं, ये जो लॉज पास्ड बाय पार्लियामेंट है, क्या ये रूल्स एंड नोटिफिकेशंस को वायलेट कर सकते हैं, बिल्कुल वायलेट कर सकते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है, क्या ये रूल्स लॉज पास्ड बाय पार्लियामेंट इसको कर सकता है वायलेट, बिल्कुल कर सकता है। क्या यही कॉन्स्टिट्यूशन रूल्स एंड नोटिफिकेशंस को वायलेट कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। लेकिन अगर हम बात करें लॉज पास्ड बाय पार्लियामेंट, क्या ये वायलेट कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को, बिल्कुल भी कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट नहीं कर सकते हैं। ये जो रूल्स एंड नोटिफिकेशंस है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू कर रही है फ्रॉम टाइम टू टाइम, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर सकते हैं, ये बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट नहीं कर सकते हैं। इसका ये मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशन एक स्पेशल लीगल सेंटिटी है। कॉन्स्टिट्यूशन की एक अपनी ही स्पेशल जगह है जिसको कोई भी वायलेट नहीं कर सकता है, एक बात। और दूसरी बात, अगर ये रूल्स एंड लॉज अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनेंगे तो इनको भी नल एंड वाइड कंसिडर किया जाएगा, अनकॉन्स्टिट्यूशनल कंसिडर किया जाएगा। ये लॉज जो पार्लियामेंट पास करते हैं, अगर ये भी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं बनेंगे, इनको भी नल एंड वाइड यानी अनकॉन्स्टिट्यूशनल कंसिडर किया जाएगा। इसका मतलब चाहे वो लॉज हैं जो पार्लियामेंट पास करते हैं या रूल्स एंड नोटिफिकेशन है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करती है, ये कम्प्लीटली एग्रीमेंट होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, यानी अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस जो मेंशन कॉन्स्टिट्यूशन में, उनके हिसाब से ही ये बनने चाहिए। और अगर उनके हिसाब से ये नहीं बनेंगे, इनको बिल्कुल नल एंड वाइड कंसिडर किया जाएगा, इनको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कंसिडर किया जाएगा। इसका यही मतलब है कि इट एंजॉयज स्पेशल लीगल सेंटिटी। क्या चाहे वो रूल्स हो, रेगुलेशंस हो, कुछ भी हो, सारा कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से बनना चाहिए। इसके लिए मैं एक एग्जांपल यहाँ पे बताता हूँ आपको। एग्जांपल क्या है, बात है 2000 की। 2000 में एक एक्ट लाया गया जिसका नाम था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, ठीक है। ये एक्ट 2000 में लाया गया, लेकिन बाद में कुछ टाइम के बाद इस ही एक्ट को 2008 में अमेंड किया गया। क्या किया गया, अमेंड किया गया। फिलहाल के लिए आप इतना ही याद रखो, अमेंडमेंट का मतलब होता है चेंज यानी मॉडिफिकेशन, यानी जो ऑलरेडी लॉ बना हुआ था इसमें कुछ थोड़ी सी मॉडिफिकेशन लाया, कुछ चेंज लाया। जो कब बना हुआ था, 2000 में, लेकिन 2008 में इसमें थोड़ी सी चेंज लाई। चेंज क्या लाई, इसमें एक सेक्शन ऐड कर दिया जिसको हमने कहा सेक्शन 66A। सिंपल, ये सेक्शन क्या बोलता था, ये सेक्शन सिंपली एक बात कहता था। जो ये सेक्शन ऐड किया गया 2008 में 2000 के इंफॉर्मेशन एक्ट में, इस सेक्शन का सिंपली इतना कहना था कि कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी इंसान, अगर वो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज़ करता है और उस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के वजह से कोई मैसेज किसी दूसरे बंदे को भेजता है, और अगर उस मैसेज ने किसी थर्ड पार्टी
के सेंटिमेंट्स को हर्ट किया, क्या किया, थर्ड पार्टी के बंदे को हर्ट किया, उसको 3 साल की सजा हो जाएगी। सिंपल ये बात इसका कहना था। क्या कहा इस सेक्शन ने, इसने ये कहा अगर कोई बंदा कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज़ करता है, चाहे वो लैपटॉप हो, चाहे वो पाम टॉप हो, चाहे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो, इसकी वजह से वो कोई मैसेज ट्रांसमिट करता है, कोई मैसेज भेजता है किसी दूसरे बंदे को, और उसकी वजह से कोई थर्ड पार्टी का बंदा हर्ट होता है, उसके सेंटिमेंट्स हर्ट होते हैं, ठीक है, इस बंदे को 3 साल के लिए सज़ा दी जाएगी। ये बनाया लॉ, किसने बनाया, पार्लियामेंट ने बनाया। एक एग्जाम्पल यहीं पे मैं रखता हूँ, साथ में मैं दूसरी एग्जाम्पल देता हूँ। बाल ठाकरे जो शिव सेना के हेड थे, जो ये बाल ठाकरे शिवसेना के हेड पे थे, इन पे एक इंसिडेंट हुआ। क्या हुआ, एक लड़की थी जिस लड़की ने FB पेज पे एक स्टेटमेंट लिखी। क्या स्टेटमेंट लिखी, उसने ये लिखा, इवन इफ बाल ठाकरे डाइड, व्हाट इज द रीजन टू इन्फोर्स बंद, BANDH, बंद इन महाराष्ट्र। बस इतनी स्टेटमेंट थी। इन्होंने क्या बोला, इवन इफ बाल ठाकरे डाइड, व्हाट इज द रीजन टू इन्फोर्स बंद इन महाराष्ट्र। लड़की का नाम शाहीन दर्दा था, शाहीन दर्दा इस लड़की का नाम था। इस लड़की ने जैसे ही ये पोस्ट किया, इसके एक फ्रेंड ने इस पोस्ट को लाइक कर दिया। अकॉर्डिंगली दोनों को अंडर 66 सेक्शन A के 3 साल की जेल हो गई। क्यों, क्योंकि इन्होंने शिवसेना के सेंटिमेंट्स को हर्ट किया। सिंपली ये एक रीज़न था। 2 एग्जांपल्स। तो जब ये 2 इंसिडेंट हुए, जो मैंने 2 इंसिडेंट्स आपको बोले, इसके बाद एक औरत होती है, एक लेडी होती है, एक लॉ स्टूडेंट होती है, जिसका नाम होता है श्रेया सिंघाल। श्रेया सिंघाल क्या करती है, सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करती है। सुप्रीम कोर्ट जाती है और सुप्रीम कोर्ट से एक फंडामेंटल क्वेश्चन पूछती है। फंडामेंटल क्वेश्चन क्या, वो ये कहना चाहती है सुप्रीम कोर्ट से, जो ये सेक्शन 66A है, किसका, इंडियन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 का, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में श्रेया सिंघल गई, लास्ट स्टूडेंट थी, ने एक फंडामेंटल क्वेश्चन पूछा सुप्रीम कोर्ट से। बोला, सुप्रीम कोर्ट, जो ये सेक्शन 66A ऑफ IT टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 का है, क्या यह वायलेटिव नहीं है, क्या यह हमारे फंडामेंटल राइट आर्टिकल 19 सेक्शन 1 क्लास A को वायलेट नहीं करता है। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन दे दिया और इस 66A को नल एंड वाइड डिक्लेयर कर दिया। जो लॉ किसने बनाया था, पार्लियामेंट ने बनाया था। इसको किसने डिक्लेयर कर दिया, नल एंड वाइड, सुप्रीम कोर्ट ने, अकॉर्डिंग टू, क्यों, क्योंकि ये अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से नहीं बना हुआ था। ये वायलेट करता था किसको, फंडामेंटल राइट्स को। किस आर्टिकल को, आर्टिकल 19(1) क्लास A को। ये क्या है, ये हम फंडामेंटल राइट्स में पढ़ेंगे, यहाँ पे इसमें जाने की कोई जरूरत नहीं डिटेल में। लेकिन यहाँ पे ये कहने का मतलब है कि एट द एंड, अगर मैं क्रक्स निकालूँ इस पॉइंट का, सुप्रीम कोर्ट इज ए सुप्रीम एंड इंजॉयज लीगल स्पेशल सेंटिटी। क्योंकि जो ये लॉ पार्लियामेंट ने बनाया हुआ था, ये अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं था, ये विथ एग्रीमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं था, इसीलिए इसको नल एंड वाइड कंसिडर कर दिया गया और ये खत्म कर दिया गया। तो क्या कॉन्स्टिट्यूशन इतना ही है? कॉन्स्टिट्यूशन इज ए सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड एंड इट एंजॉयज लीगल स्पेशल सेंटिटी, क्या ये इतना ही? पॉइंट नंबर 2 डेफिनेशन के साथ ही। पॉइंट नंबर 2 क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन इज आल्सो ए डॉक्यूमेंट of people's faith and aspirations. एग्जाम्पल, क्या है इसका मतलब? कॉन्स्टिट्यूशन इज आल्सो डॉक्यूमेंट ऑफ पीपल्स फेथ एंड एस्पिरेशन। पहले यहाँ पे ब्रिटिशर्स हुआ करते थे, ठीक है, उन्होंने भी कुछ लॉज यहाँ पे बनाए
उन्होंने भी कुछ रूल्स यहाँ पे बनाए, उन्होंने भी कुछ रेगुलेशंस यहाँ पे बनाए, लेकिन जो लॉज, जो रूल्स एंड जो रेगुलेशन ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे आकर बनाए, उनका सिर्फ एक ही मकसद था कि उनका प्रॉफिट हो, ठीक है। उनका मकसद सिर्फ ये था कि हर साइड से उनका फ़ायदा हो। उनको लोगों के सेंटिमेंट्स के साथ कोई परवाह नहीं था, किसके सेंटिमेंट्स हर्ट होते हैं कोई परेशानी नहीं थी, बस उनका मैक्सिमाइज ऑफ प्रॉफिट होना चाहिए। ये था जो ब्रिटिशर्स रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाया करते थे उस टाइम पे। लेकिन लोग क्या चाहते हैं, लोग हमेशा इक्वलिटी चाहते थे, उस टाइम भी चाहते थे, आज भी चाहते थे। लोग लिबर्टी चाहते थे, लोग फर्टर्निटी चाहते थे, लोग जस्टिस चाहते थे, चाहे वो सोशल जस्टिस हो, चाहे वो पॉलिटिकल जस्टिस हो, चाहे वो इकोनॉमिक जस्टिस हो, कोई भी जस्टिस हो, हर हमेशा लोगों ने यही चाहा है। हर हमेशा लोगों ने इक्वलिटी चाहिए, हर हमेशा लोगों ने चाहा कि इलेक्शन जो भी हो फ्री एंड फेयर होना चाहिए। लेकिन जो ब्रिटिशर्स के रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, जो ब्रिटिशर्स के लॉज थे, ये अकॉर्डिंग टू द पीपल्स फेथ एंड एस्पिरेशंस नहीं थे, यह हमेशा उनके अपने बेनिफिट्स के लिए थे। लेकिन जब हमारा अपना कॉन्स्टिट्यूशन इनेक्ट हो गया 1950s में, क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वलिटी नहीं है? क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिबर्टी नहीं है? क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फर्टिनिटी नहीं है? क्या इसमें जस्टिस नहीं है? फिर वो चाहे सोशल हो, इक्वल हो, इकोनॉमिक हो, कोई भी हो, ये सारी चीज़ें मेंशन ऑलरेडी की हुई है हमारे अपने कॉन्स्टिट्यूशन में जो 1950s में बना हुआ था। इसका मतलब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, ये सिर्फ सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड ही नहीं है, इट इज़ आल्सो डॉक्यूमेंट्स ऑफ पीपल्स फेथ एंड एस्पिरेशन। पॉइंट नंबर 3, हमारी जो स्टेट है, स्टेट यहाँ पे कंट्री है, ठीक है। हमारी कंट्री में 3, ये स्टेट की क्या डेफिनेशन है, स्टेट क्या है, ये मैं आगे बताऊंगा। फिलहाल याद रखिए आप अपने हमारी कंट्री, ठीक है, इंडिया। इंडिया में यहाँ पे 3 ऑर्गन्स हैं हमारे पास। कौन से 3 ऑर्गन्स हैं? पहला लेजिस्लेचर ऑर्गन, एग्जीक्यूटिव ऑर्गन, जुडिशरी ऑर्गन। व्हाट इज लेजिस्लेचर? सिंपली जो भी लॉ बनाता है, विच मेक्स लॉ। जो ऑर्गन लॉ बनाता है हमारी कंट्री के लिए, उसको हम कहते हैं लेजिस्लेचर। जो इस लॉ को इम्प्लीमेंट करता है उसको हम कहते हैं एग्जीक्यूटिव। और इसके बाद थर्ड वन इज जुडिशरी। जुडिशरी का क्या काम है? जस्टिस लोगों को प्रोवाइड करना, चेक करना जो भी रूल्स, जो भी लॉ पास करता है पार्लियामेंट, क्या वो अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। मतलब जुडिशरी जो है, जुडिशरी हमारी कंट्री में एज ए गार्डियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में खुद मेंशन है, ठीक है। हमारे इंडिया में क्लियर कट लिखा गया है इन एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस में, यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस किन के बीच में? लेजिस्लेचर के बीच में, एग्जीक्यूटिव के बीच में, जुडिशरी के बीच में। यानी इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं, हमारे कंट्री में 3 ऑर्गन है, ठीक है। कौन सा? लेजिस्लेचर एक, एग्जीक्यूटिव दूसरा, जुडिशरी तीसरा। लेजिस्लेचर किसको हम कहते हैं? जो लॉ को बनाता है, यानी विच मेक्स लॉ हो गया कॉल्ड लेजिस्लेचर। एग्जीक्यूटिव हम किसको कहते हैं? जो ये लॉ लेजिस्लेचर ने बनाया है इसको एग्जीक्यूट जो करता है उसको हम एग्जीक्यूट कहते हैं, ठीक है। एंड फाइनली लास्ट ऑर्गन इज जुडिशरी। जुडिशरी किसको हम कहते हैं? जो जस्टिस प्रोवाइड करता है, किसको? लोगों को। जो ये देखता है कि जो रूल्स एंड रेगुलेशंस पार्लियामेंट ने बनाए, क्या वो इन एग्रीमेंट, क्या वो अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशंस कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से बनाया गया है। तो ये 3 ऑर्गन हमारे स्टेट्स के थे। 3 चीज़ें जो हमने अभी तक पढ़ी, वो 3 चीज़ें मैं लिख देता हूँ। पॉइंट नंबर फर्स्ट क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड विच इंजॉयज लीगल स्पेशल सैंक्टिटी। एक पॉइंट। पॉइंट नंबर 2 क्या? कॉन्स्टिट्यूशन इज ए डॉक्यूमेंट ऑफ पीपल्स faith and aspirations. And point number 3, constitution is a document which is clearly define the areas of influence. कौन से areas of influence है? legislature, executive, judiciary। ये 3 पॉइंट्स थे जो हमने पढ़े
और इन्हीं 3 पॉइंट्स को सम अप करके बनता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। आई होप आपको कॉन्स्टिट्यूशन की एक छोटी सी डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा गया है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन के टाइप्स। कॉन्स्टिट्यूशन के टाइप्स हम पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। देखिए, एक टाइप की अगर मैं बात करूं, एक को हम कहते हैं रिटन एंड अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरे की बात अगर मैं करूं, इवॉल्व्ड एंड इनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन। थर्ड वन की अगर मैं बात करूं, फेडरल एंड यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन। ये 3 कॉन्स्टिट्यूशन जो हैं, ये 3 इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन हैं। इन्हीं को हम इन डिटेल में अब आगे पढ़ते हैं। पहले हम पढ़ते हैं रिटन एंड अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए, यहाँ पे मैं लिखता हूँ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ पे मैं लिखता हूँ अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। इन दोनों को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, अगर मैं बात करूं व्हाट इज रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, सिंपल लेमैन की लैंग्वेज में एक डेफिनेशन बताता हूं। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स ऑल द लॉज आर रिटन, ठीक है। नाम से ही पता चलता है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, जहां पे सारे लॉज रिटन किए गए हो यानी लिखे गए हो। प्लस दूसरी कंडीशन, हम रिटन कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहते हैं, जहां पे यही लॉज जो रिटन किए गए हैं, जो लिखे गए, दे आर आल्सो कोडिफाइड, FID, कोडिफाइड इनटू वेरियस पार्ट्स। मीन्स ऑल द लॉज आर रिटन but at the same time they are codified into various parts। क्या मतलब इसका, फॉर एग्जाम्पल अगर इंडिया की हम बात करें, आपको पता है हमारे यहाँ पे टोटल 25 पार्ट्स हैं, पढ़ेंगे ये भी आगे हम। अगर हम पार्ट 1 की बात करें, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, सिंपल लिखा गया। पार्ट 2 की बात करें, सिटीजनशिप। पार्ट 3 की बात करें, फंडामेंटल राइट्स। पार्ट 4 की बात करें, DPSP। पार्ट 5 की बात अगर हम करें, फंडामेंटल ड्यूटीज। इसी तरीके से पार्ट 6 यूनियन, पार्ट 7 स्टेट्स, पार्ट 8, पार्ट 9, पार्ट 10 अप टू पार्ट 20। यानी ये सारे लॉज जो हैं ये लिखे गए हैं, दे ऑल आर रिटन प्लस दे आर कोडिफाइड इनटू वेरियस पार्ट। इसको हम कहते हैं रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। सिंपल, फॉर एग्जाम्पल आपको कल कोई बोलता है कि हमें बताओ जी आपका कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ है, आप क्या करोगे, आप जाओगे अपने कॉन्स्टिट्यूशन की वो बुक लेकर आओगे, बोलोगे ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। क्यों लेकर आओगे वो बुक, क्योंकि वो एक ही तो बुक है जिसपे सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे गए हैं, वही तो बुक है जिसपे सारे इन्हीं रूल्स एंड रेगुलेशंस को, इन्हीं लॉज को कोडिफाई किया गया है, ठीक है। इसको हम कहते हैं रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर हम USA की बात करें, इसको मैं यहाँ पे रब कर देता हूँ। अगर हम करते हैं USA की बात, अब रिटन कॉन्स्टिट्यूशन समझ में आ गया, ठीक है। इसी तरीके से सेम इंडिया का केस था ये। इसी तरीके से सेम अगर हम बात करें किसकी, US कॉन्स्टिट्यूशन की, देखिए US का कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो इनेक्ट हुआ था 1787 में इनेक्ट हुआ था, और ये फोर्स में आया था जी 1789 में। यहाँ पे भी अगर हम बात करें पार्ट 1 की, पार्ट 2 की, पार्ट 3 की, जैसे यहाँ पे लिखा है पार्ट 1 अबाउट लेजिस्लेचर, पार्ट 2 अबाउट एग्जीक्यूटिव इन USA, पार्ट 3 अबाउट जुडिशरी इन USA। यानी यहाँ पे भी सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस, लॉज, सब कुछ लिखा गया है, सब कुछ कोडिफाई है, पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जस्ट लाइक इंडिया, ठीक है। लेकिन अगर हम अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें दूसरे साइड में, एग्जाम्पल UK जिसको आप आज इंग्लैंड कहते हो, ठीक है। एग्जाम्पल न्यूजीलैंड इसकी बेस्ट एग्जाम्पल है, कहा जाता है न्यूजीलैंड में भी अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे क्या, इसका मतलब लॉज लिखे नहीं गए, बिल्कुल वहाँ पे लॉज जो हैं वो रिटन हैं,
लॉज वहाँ पे रिटन है, लॉज वहाँ पे लिखे गए, लेकिन बट दे आर नॉट कोडिफाइड, वो वहाँ पे कोडिफाइड नहीं है। यानी वहाँ पे जो ये सिस्टम है, पार्ट्स वाला सिस्टम, क्लियर कट डिफाइन करके कौन सी चीज़ कहाँ है, कौन सा आर्टिकल कहाँ पे, कौन से पार्ट कहाँ पे, कौन सा शेड्यूल कहाँ पे, पार्ट क्या होता है, आर्टिकल क्या होता है, शेड्यूल क्या, हम आगे देखेंगे। लेकिन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन की सबसे बड़ी बात, वहाँ पे जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस, जो भी लॉज लिखे जाते हैं वो कोडिफाइड नहीं होते हैं, वहाँ पे पार्ट का सिस्टम नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे आप किसी को बोलो कि हमें अपना कॉन्स्टिट्यूशन दिखाओ, वो दिखाएगा आधा कॉन्स्टिट्यूशन एक जगह पे, आधा कॉन्स्टिट्यूशन दूसरी जगह पे, आधा कॉन्स्टिट्यूशन तीसरी जगह पे। ये बुक वाला सिस्टम, जैसे एक जगह पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, वहाँ पे एक जगह पे कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, इसीलिए कहा जाता है यूके इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। व्हाट इज अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन? लॉज आर रिटन बट नॉट आर कोडिफाइड इन वेरियस parts. And on the other hand, what is written constitution? Written constitution simply means all the laws are written but at the same time they are codified into वेरियस पार्ट्स। ये तो मेन डिफरेंस थी जो रिटन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन के बीच में थी, और इतना ही था रिटन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। कल हम देखते हैं इवॉल्व्ड और इनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन, फिर फेडरल और यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन। थैंक यू।